स्वागत है आप सभी का उर्मिला देवी पीजी का ऑनलाइन क्लासेस में। मैं अनिल कुमार मौर्य आपके डीएलएड सेकंड सेमेस्टरों को कक्षाओं का अध्ययन करा रहे हैं। आज हम वाक्य लेखों का महत्व यानी वाक्य लेखन का महत्व ये टॉपिक है। शिक्षक के निर्देशानुसार छोटे छोटे वाक्य लिखना। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो शिक्षक निर्देश देते हैं कि छोटे छोटे वाक्य लिखिए, तो उसी में वाक्य लेखन का महत्व क्या होता है। यद्यपि बालक अध्ययन अध्यापन ध्वनियों से प्रारंभ होता है। छोटे बालक का जो अध्ययन अध्यापन होता है छोटे ध्वनियों से प्रारंभ होता है, और यही ध्वनियाँ धीरे धीरे ध्वनियों का ज्ञान हो जाने के बाद उसे जब बालक ध्वनि जान जाता है तो ध्वनियों से शब्द बनाता है, शब्द से वाक्य बनाने लगता है। पहले क्या सीखता है? पहले शब्द सीखता है, पहले ध्वनियाँ जैसे क ख अ आ, ये क्या हो गया? ध्वनियाँ। ध्वनियों से क्या बनाना शुरू सीखा? शब्द। जैसे जल, पिता, भाई, ये क्या हो गए? शब्द बना गया। अब शब्द से क्या हो गए? वाक्य। वाक्य में क्या होता है? पिताजी आए, ठीक, पिताजी बाजार गए, माताजी आई, तो ये क्या हुआ? तो धीरे धीरे बालक क्या होता है? सीख जाता है। लेकिन सीखने की प्रक्रिया यही होती है, पहले ध्वनियाँ, पहले आ ई क ख, फिर उसके बाद शब्द बनाना सीखता है, फिर उसके बाद वाक्य को बनाने लगता है। क्या बनाने लगता है? वाक्य को। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि वाक्य लेखन का महत्व के बारे में, ठीक। और भाषा जो होता है, भाषा विचारों को अभिव्यक्ति का साधन है। व्यक्ति जो कुछ भी सोचता है, जो कुछ भी देखता है, जो भी किसी बारे में सोचता है, तो उसका अभिव्यक्ति कैसे करता है? वो भाषा के माध्यम से। हम हैं, आप हैं, किसी भी चीज़ की कोई भी यदि आपके अंदर महसूस होता है तो हम दूसरे को बतलाने के लिए क्या करते हैं? उसे अभिव्यक्त करने के लिए भाषा का सहारा लेते हैं। जैसे हम लोग हिंदी भाषा की तरह, अंग्रेजी का, ठीक, जिस क्षेत्र में होगा तो वो उस भाषा का सहारा लेता है, ठीक। तो हमारे जो सोचने की क्रिया होती है वो वाक्यों से शुरू होता है, न कि शब्दों से। जो कुछ भी हम सोचते हैं वो कहाँ शुरू होता है? वाक्यों से शुरू होता है। नहीं जाऊँ देखें, ठीक। तो बात समझ में आई कि भाषा जो होती है वो विचारों का अभिव्यक्त करने का एक साधन है। हमारे अंदर जो कुछ भी आता है हम अपनी बात को दूसरे के समक्ष अभिव्यक्त करने के लिए किसका सहारा लेते हैं? भाषा का सहारा लेते हैं। तो बात शुरू हो रही थी कि जहाँ से छोटे बच्चे जो होते हैं वो अपनी बात को अभिव्यक्त करने के लिए भी शब्दों को सहारा नहीं लेते, बल्कि वाक्य। जैसे कहते हैं ना, मामा, माता, पिता, मम्मी, पापा, भाई, बहन, तो इनका मतलब क्या होता है? जिसे जो कहते हैं पिता मतलब पिताजी आए। पिता का मतलब उनके कहने का क्या तात्पर्य होता है? उनका वाक्य कहाँ बनता है? पिताजी आए। जैसे माता कहें तो माताजी आए। माताजी आई। तो इस प्रकार से जो कुछ भी वाक्य होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं? जो कुछ भी हम सोचते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, वो शब्द नहीं होता है बल्कि वाक्य होता है, ठीक। तो वाक्य वह व्यवस्थित शब्द अथवा पद समूह को कहते हैं जो वक्ता अथवा लेखा के तथ्य को, पूर्णता को अभिव्यक्त करें। क्या करे? जो वक्ता हो या श्रोता हो उसके पूर्ण अभिव्यक्ति का
अर्थ निकालिए, वही क्या होता है, वाक्य होता है। ठीक, वाक्य दो कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य के दो मेन उद्देश्य होते हैं। एक होता है उद्देश्य, दूसरा होता है विधेय। उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या होता है, ये क्या हो गए, वाक्य के अंग। वाक्य के अंग, वाक्य के कितने अंग होते हैं, दो। पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय। उद्देश्य या विधेय क्या होता है, किसी वाक्य के जिसके संबंध में कहा जाता है। क्या है, किसी वाक्य के किसके, जिसके संबंध में कहा जाता है, जिसके संबंध में कहा जाता है। और विधेय क्या है, जिसके बारे में कहा जाए। विधेय क्या होता है, उद्देश्य के संबंध में जो कहा जाता है, ये क्या है, उद्देश्य। इसके संबंध में जो कहा जाएगा, उद्देश्य के संबंध में जो कहा जाता है, वो क्या होता है, विधेय। उद्देश्य और विधेय समझ में आया। उद्देश्य किसी वाक्य के संबंध में जो कहा जाता है वह उद्देश्य कहलाता है। विधेय उद्देश्य के संबंध में जो कहा जाता है वही विधेय कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई वाक्य है, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री है। अब इसमें बताइए उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। जिसके संबंध में कहा जा रहा है, क्या कर रहा है, उद्देश्य देखिए, उद्देश्य क्या कर रहा है, किसी वाक्य के जिसके संबंध में कहा जा रहा है। तो किसके संबंध में कहा जा रहा है, नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी क्या हुए, उद्देश्य। नरेंद्र मोदी क्या हुए, उद्देश्य। अब उद्देश्य के संबंध में जो कहा जाता है, उद्देश्य क्या है, नरेंद्र मोदी। तो विधेय क्या है, विधेय मतलब उनकी पदवी क्या है, प्रधानमंत्री। तो ये क्या हुआ, विधेय क्या हुआ, प्रधानमंत्री क्या हो गई, विधेय हो गए। तो वाक्य के दो अंग हुए, कौन कौन से, उद्देश्य या विधेय। कभी कभी इस प्रकार से प्रश्न दे दिए जाते हैं और उसमें से पूछा जाता है इसमें उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। जैसे श्याम देश का गृह मंत्री है, मान लीजिए स्टार वाक्य है, श्याम देश का गृह मंत्री है। इसी में पूछ लेता है कभी कभी उद्देश्य क्या है, इसमें से उद्देश्य क्या है। उद्देश्य किसी बात जिसके बारे में कहा जाए वो उद्देश्य होता है। और उद्देश्य के संबंध, श्याम का संबंध किससे है, गृह मंत्री से। तो यहाँ उद्देश्य हो गया आपका श्याम और विधेय हो गया क्या, आपका गृह मंत्री। जो व्यवसाय से संबंधित है, जो कोई कार्य करता है तो वही होता है। जैसे मान लीजिए मैं एक टीचर हूँ, तो मैं क्या हो गया, मेरा जो भी नाम हो, तो मैं हो गया उद्देश्य और मेरा जो कार्य हो गया विधेय। तो ये हो गया उद्देश्य एवं विधेय। एक विद्वान थे साहित्य के अमर सिंह। अमर सिंह ने अमर कोश वाक्य में लक्षण बताया है कि सुबंत या तिड़ंत पदों के समूह को वाक्य कहते हैं।
उन्होंने कहा, अमर सिंह ने अमर कोश में कहा कि सुबंत और तिङंत समूह को क्या कहते हैं, जो इसके साथ लगे रहते हैं उसी को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। तो वास्तव में सुबंत और तिङंत है क्या? सुबंत मतलब संस्कृत का शब्द है। सुबंत मतलब होता है धातु रूप। सुबंत मतलब होता है शब्द रूप। शब्द रूप में क्या होता है, जितनी संज्ञाएं होते हैं, जितने सर्वनाम होते हैं वो किस में आते हैं, शब्द रूप में। तिङंत में क्या होता है, तिङंत में जितने धातुएं होती हैं, धातु का मतलब क्या होता है, धातु का मतलब क्रिया से होता है। जितनी भी क्रियाएं होती है वो सब किस में आती हैं, तिङंत रूप में। तो अमर सिंह ने अमर कोश में कहा है कि जितने भी सुबंत और तिङंत अर्थात जितने भी शब्द रूप हैं, संज्ञा और सर्वनाम, जितने भी क्रियाएं हैं वो सब क्या हैं, वो सभी संयुक्त क्रिया कहलाती हैं। क्या कहलाते हैं, संयुक्त क्रिया। ठीक, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वाक्य भाषा की वह सहज इकाई है जिसमें एक या अधिक पद होते हैं। वाक्य भाषा की वह इकाई है जिसमें एक या एक से अधिक पद होते हैं, जो अर्थ की दृष्टि से पूर्णतः व्याकरण की दृष्टि से निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर करते हैं, वो व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होती है। ऐसी इकाई में कम से कम एक क्रिया अवश्य होनी चाहिए। जब भी वाक्य बनता है तो उसमें क्रिया जरूर होनी चाहिए। किसमें, वाक्य में। बिना क्रिया के वाक्य संभव ही नहीं होता है। अब नेक्स्ट है पद, पदक्रम एवं बंध। कैसे बनता है पद, पद से पदक्रम एवं पदबंध। ठीक, नेक्स्ट है आपका पद, पदक्रम एवं पदबंध। ये सब वाक्य में ही होते हैं। वाक्य में भी पद होता है, पदक्रम होता है एवं पद। जैसे कि कहा जाए कि भाषा की न्यूनतम इकाई क्या होती है, तो भाषा की न्यूनतम इकाई वाक्य होती है। और वाक्य की न्यूनतम इकाई क्या होती है, वाक्य की न्यूनतम इकाई शब्द होती है। कई शब्द मिलकर पद बनते हैं और कई पद मिलकर क्या बन जाते हैं, वाक्य बनते हैं। ठीक, तो वाक्य की रचना किससे होती है, वाक्य की रचना मूलतः पद से होती है। किससे होती है, पद से। और यही पद अगर ना हो, शब्द ना हो, तो शब्द मिलकर ही वाक्य बनाते हैं। अगर शब्द ना हो, उसमें क्रमबद्धता ना हो, तो वाक्यों में कठिनता आ जाती है। वाक्य क्या हो जाएंगे, कठिन हो जाएंगे। इसलिए देखते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अवयव सब मिलकर क्या बनाते हैं, वाक्य बनाते हैं। तो पद से कई पद मिलकर शब्द, कई शब्द मिलकर पद बनाते हैं, पद मिलकर ही वाक्य बनते हैं। तो जितने भी संज्ञा होते हैं, सर्वनाम होते हैं, क्रिया होते हैं, विशेषण होते हैं, ये सारी चीज़, जैसे रमेश ने पुस्तक पढ़ी, वाक्य है रमेश ने पुस्तक, रमेश ने पुस्तक पढ़ी। अब इसमें देखिए, रमेश, पुस्तक और पढ़ी तीनों शब्द ना होकर क्या है, पद है। रमेश पुस्तक पढ़ी, ये तीनों शब्द ना होकर क्या है, तीनों, ये भी एक पद है। रमेश ने पुस्तक भी क्या है, एक पद है। पढ़ी, ये भी करता, ये भी करता, ये क्या है, क्रिया। तो कई पद मिलकर क्या बनाई, रमेश ने पुस्तक पढ़ी, क्या ये एक वाक्य है, ये भी एक पद है, ये भी एक पद है, ये भी। कई पद मिलकर क्या बना दिए, वाक्य बना दिए हैं। इस प्रकार
देखते हैं हम कि पदों की वाक्य रचना में पदक्रम, अन्य एवं अध्याहार महत्वपूर्ण है। जब पद बनाते हैं और पद से जब वाक्य बनाते हैं तब इन सब चीज़ों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट हमारा पदक्रम, ये था पद, नेक्स्ट है पदक्रम। पदक्रम क्या है? जो ये पद है इसका क्रमबद्धता होनी चाहिए। नाम ही है पदक्रम कि जो अगर पदों में क्रमबद्धता ना होगी तो वाक्य में सार्थकता नहीं आ पाई। जैसे अगर यही कहा दिया जाए पुस्तक रमेश ने पढ़ी या पढ़ी रमेश ने पुस्तक, तो क्या वाक्य सही हो पा रहे हैं? वाक्य क्या सार्थक अर्थ निकल पा रहा है? नहीं। तो पदों में देखिए, यहाँ पदों में क्या थी? क्रमबद्धता थी। रमेश ने पुस्तक पढ़ी, तो पदक्रम का मतलब होता है कि जितने भी शब्द हों चाहे वाक्य हों सब में क्रमबद्धता होनी चाहिए। जैसे हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी में क्या होते हैं? कर्ता, कर्म और क्रिया। कर्ता, कर्म और क्रिया, ये तीन चीज़ होती है। जैसे रमेश क्या हो गया? कर्ता। कर्म क्या हो गया? उसका कर्म क्या है? पुस्तक। क्रिया क्या है? पढ़ना। यही चीज़ देख लीजिए, रमेश ने पुस्तक पढ़ी तो तीन चीज़ होता है पदक्रम में। कौन कौन सी? कर्ता होता है, कर्म होता है, प्लस क्रिया होता है। ठीक, जैसे राम गया, राम गया, तो इसमें क्या है? राम करता है और गया क्या है? क्रिया है। बात समझ में आई? पहले में जैसे बताया गया कि रमेश ने पुस्तक पढ़ी, तो कर्ता, कर्म प्लस क्रिया या कर्ता प्लस क्रिया दो चीज़ होती है। जैसे मोहन ने रमेश को मित्र बनाया, यही बात हुआ। और देख लीजिए पदक्रम ही पढ़ रहे हैं आप, ये इसके उदाहरण था। रमेश ने पुस्तक पढ़ी, रमेश क्या है? कर्ता है। रमेश का कर्म क्या है? पुस्तक पढ़ना। क्रिया क्या है? पढ़ना। कर्ता क्या है? रमेश। कर्म क्या है? पुस्तक। और क्रिया क्या है? पढ़ना। पुस्तक को पढ़ना ही क्या था? क्रिया। तो पदक्रम में अब जैसे पूरक वाक्य क्या होते हैं? जैसे भी मैं आपको बताया ना कि महेश ने नरेश को मित्र बनाया। महेश ने नरेश को क्या बनाया? मित्र बनाया। देखिए, समझने का प्रयत्न करिए छोटी छोटी बातों। कर्ता कर्म, कर्ता कर्म प्लस पूरक क्रिया कैसा है? ये सकर्म, कर्म सही। कर्ता क्या है? कर्ता महेश है, कर्ता ने। कर्म क्या है? कर्ता ने नरेश को कर्म क्या किया? मित्र बनाया। क्या? पूरक क्रिया क्या? बनाया। तो कर्ता क्या है? कर्ता महेश ने। कर्म क्या किया? मित्र बनाया। क्रिया क्या था? बनाया। तो बात समझ में आई? तो इस प्रकार से अब देखिए पदक्रम में होते क्या है? तीसरा है आपका पदबंध। पदबंध क्या है? पदों को बांधना, अर्थात वाक्य क्या हुआ भाग जिसमें एक से अधिक पद आपस में संबंधित होकर अर्थ देते हैं। वाक्य में एक से अधिक जब पदबंध
आपस में संयुक्त होकर उस भाव का अर्थ देते हैं, अर्थात किंतु पूरा अर्थ नहीं देते को पदबंध कहा जाता है। पदबंध में 3 बात सम्मिलित किया जाता है। पदबंध में कितनी बात सम्मिलित किया जाता है? 3 बात। पहला क्या है? 2 या 1 से अधिक पद होने चाहिए। कितने पद होने चाहिए? 1 से अधिक पद होते हैं किसमें? पदबंध में। दूसरा, ये पदबंध आपस में इस प्रकार समाहित होते हैं कि दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। तीसरा, यह किसी वाक्य का अंश होता है। क्या होता है? किसी भी वाक्य का अंश होता है। क्या? ये पदबंध। अब पदबंध होते कितने प्रकार के हैं? ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला मान लीजिए पदबंध के प्रकार। इनके निम्नलिखित भेद होते हैं। कितने भेद? निम्न भेद होते हैं। पहला मान लीजिए संज्ञा पदबंध। पहला क्या था? संज्ञा पदबंध। ये संज्ञा पदबंध क्या होते हैं? वाक्य में संज्ञा का काम करने वाला पद समूह, वाक्य में जो संज्ञा पदबंध होने वाला होता है, वाक्य समूह संज्ञा पदबंध कहलाता है। अर्थात जिसमें संज्ञा की प्रधानता हो वो संज्ञा पदबंध कहलाता है। जैसे भारत के प्रधानमंत्री गोली से घायल बच्चे तथा रात को निगरानी करने वाला, अर्थात भारत के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, तो यहाँ पर क्या है? संज्ञा पदबंध, भारत के प्रधानमंत्री। दूसरा, गोली से घायल। किससे घायल? गोली से घायल। संज्ञा पदबंध है। संज्ञा क्या है? नेक्स्ट है आपका इसी से संबंधित रात को निगरानी करने वाला। रात को निगरानी करने वाला। अब यहाँ देखिए ये तीनों वाक्य हैं। उदाहरण के क्या? संज्ञा पदबंध का। यहाँ देखिए भारत की संज्ञा क्या है? प्रधानमंत्री कौन है? किसके हैं? गोली से कौन है? ये घायल है। रात को क्या करता है? निगरानी करता है। इस प्रकार। दूसरा है विशेषण पदबंध। विशेषण पदबंध किसी चीज़ की जब विशेषता बतलाई जाए, किसी भी चीज़ की जब विशेषता बतलाई जाती है तो क्या कहलाता है? विशेषण प्रतिबंध। ठीक, जानते ही आप लोग विशेषण। जैसे मान लिया जाए, कोई कहा जाए नाले में बहुत पानी, नाले में बहता हुआ पानी। नाले में बहता हुआ पानी। अब देखिए विशेषता क्या है? बहना उसका विशेषण है। पानी की विशेषता क्या है? बहना। किस में बह रहा है? नाले में बह रहा है। इसी प्रकार देखा जाए कुल 5 औरत, कुल 5 औरत। दूसरा है सर्वनाम विशेषण। क्या है उसके बाद? सर्वनाम विशेषण। तीसरा सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होता है सर्वनाम कहते हैं। इसमें मैं, तुम, हम, आप से संबंधित वाक्य होंगे। जैसे कोई कह दे कि मुझ कमबख्त ने, मुझ कमबख्त
ने। तो मुझकंबक्त, तो सर्वनाम क्या हुआ? मुझ, पदबंध पढ़ रहे हैं। मुझ कमबख्त ने, तो संज्ञा का सर्वनाम क्या हुआ? जैसे किसी कमबख्त नाम न लेकर यहाँ संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयुक्त कर दिया। तीसरा है क्रिया प्रतिबंध। क्रिया का कार्य करने वाला पद समूह क्रिया प्रतिबंध कहलाता है, उसके बारे में कहा जाता है। चौथा क्या है? क्रिया पदबंध। क्रिया पदबंध क्या है? वास्तव में जैसे वह जाता रहता था, इसका उदाहरण, वह जाता रहता था, ये हुआ क्रिया पदबंध। वह जाता रहता था। ठीक, इस प्रकार देखते क्रिया विश्लेषण, जो क्रिया की विशेषता बतलाए। जैसे शाम ढले घर से होकर जाऊंगा। ठीक, तो इस प्रकार से देखते हैं। तो क्रिया प्रतिबंध के कई रूप थे। किसके? पदबंध के। संज्ञा प्रतिबंध, विशेषण प्रतिबंध, सर्वनाम प्रतिबंध, क्रिया प्रतिबंध, क्रिया विशेषण प्रतिबंध। तो बात समझ में आई? वाक्य की संरचना। नेक्स्ट है वाक्य की संरचना। वाक्य की संरचना होती कैसी है, ये बताइए। व्याकरण संरचना की जो महत्तम इकाई होती है वो वाक्य होता है। कई पद मिलकर, कई पदबंध मिलकर वाक्य बनाते हैं। तो व्याकरण की संरचनात्मक इकाई जो होती है वाक्य होता है। वाक्य ध्वनि व्यवस्था, व्याकरण व्यवस्था तथा अर्थ व्यवस्था की एक सुसंगठित इकाई होता है। ध्वनि व्यवस्था एवं व्याकरण व्यवस्था प्रत्यक्ष होती है तथा अर्थ व्यवस्था परोक्ष। प्रत्यक्ष व्यवस्था साधन है और परोक्ष व्यवस्था साध्य है। प्रत्यक्ष व्यवस्था क्या है? साधन है। परोक्ष व्यवस्था क्या है? साध्य है। जिसके द्वारा आपका कार्य किया जाए वही साध्य होता है। ठीक, दोनों का संबंध उचित होता है। जैसे वह बाजार जाता है। ठीक, तो ये था आपका पद, पदक्रम एवं पदबंध। और वाक्य थे। वाक्य की संरचना, भाषा की महत्तम इकाई के द्वारा ही वाक्य की संरचना होती है। वाक्य की संरचना जैसे वह बाजार जाता है, ये क्या हो गया? बाजार जाता है, ये हमारा एक वाक्य हो गया। और मैं खाना खाता हूँ, ये भी एक क्या हो गया? वाक्य हो गया। जैसे राम रोटी खाता है, वह प्रातः घर से चला, उसकी तो अक्ल पर पत्थर पड़े थे। उपर्युक्त उदाहरणों में मुहावरेदार भाषा का प्रयोग होने के बाद भी वाक्य अर्थव्यवस्था की दृष्टि से सही है। अतः भाषायिक अर्थ की महत्तम इकाई भी वाक्य है। उसमें कोशी और व्याकरणीय अर्थ दोनों विद्यमान होते हैं। तो ये था आपका क्या? वाक्य की संरचना। तो वाक्य की संरचना दोनों प्रकार से होती है, जहाँ वाक्य की समाप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार आपको हम आज पद, पदक्रम एवं पदबंध से संबंधित चीज़ें बताएं। तो ये था आपका डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का लगभग अंतिम टॉपिक चल रहा है। तो यही होता है शब्द, कैसे शब्द बनते हैं, पद कैसे बनते हैं, पद से पदवाक्य कैसे बनते हैं और वाक्य कैसे बनते हैं। ठीक, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। सभी को धन्यवाद।